कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत व्याकरण के संधि नामक टॉपिक में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें। उसके बाद में अगर आपको ये संधि पूरी समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ाई हुई है तथा कक्षा 6ठी से 10वीं तक सभी पाठ्य पुस्तकें, संस्कृत पाठ्य पुस्तकें व्याकरण सहित सिलेबस सहित पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स करवाया हुआ है। हम आपको बता दें कि हमारे इस पढ़ाने के तरीके से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं, इसलिए हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। एक बार आप जरूर ये पूरा देखें। आपने कई बार संधि पढ़ी होगी, लेकिन आपको यहाँ जिस तरीके से संधि के गहरे गहरे नियम जो हमने उनको खुद बनाया है और उनके रहस्य को समझ करके, संधि को हजारों बार पढ़ाने के बाद में उनके रहस्य को समझ करके यहाँ पर नियम प्रस्तुत किए हैं जो सहज ही समझाते समझाते ही समझ में आ जाएंगे और उसके बाद में तीनों संधि एक ही साथ में आपको याद हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं संधि और उसके बाद में उसके प्रकार तो कुछ होते ही नहीं है, संधि तो एक ही है। एक बार समझ ले सारी समझ में आ जाएगी। प्रथम पद, द्वितीय पद, उसके बाद में उसमें आने वाले अक्षर वगैरह सब आपको एक साथ में समझाएंगे। तीनों संधि एक साथ में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में संधि के जितने भी पार्ट्स बनते हैं उन सभी को समझिए। उसके बाद में जो हमारे चैनल पर कारक, वाच्य या फिर शब्द रूप, धातु रूप, जो भी जितने भी सारे टॉपिक है 50 से 60 वीडियो हमारे अवेलेबल हैं। तो आप लोग सारे के सारे वीडियो देखें और एक भी टॉपिक में आपको कोई भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं संधि। संधि पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि संधि पढ़ना उनके लिए बस की बात तब नहीं होती है जब पढ़ाने वाला भी उस संधि को हार्ड बना करके प्रस्तुत कर देता है, उसको भारी बना देता है। तो यहाँ पर हमें संधि एक फूल की तरह लगती है, तो आपको भी एक संधि बहुत ही सरल टॉपिक बन जाएगी। अगर आपने कई बार पढ़ी है तो भी आप लोगों को बहुत सरल लग जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला नोट्स है आपका। हम बैकग्राउंड टीचिंग से आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि संधि को हमारे चैनल पर विस्तार से तथा ऐसे तरीके से समझाया गया है कि अगर आप कई बार पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आई है तो यहाँ एक बार हमारे चैनल पर संधि के सभी वीडियोस देख लें, फिर जिंदगी में कभी भी संधि पढ़ने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, क्योंकि आप प्रत्येक नियम को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और अगर आप संधि पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी पहली बार आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं कि पूरी की पूरी संधि आपको याद हो जाएगी। संधि, अब देखो मैं मेन बात बता रहा हूं। ये तो बात हमने बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या है और हम कैसे पढ़ा सकते हैं, वो बात अभी तक हमने बताई। अब हम संधि में पढ़ रहे हैं। पहली बात, आपको यहाँ जितनी बातें पढ़ाई जा रही हैं दिमाग में आपको ध्यान से दिमाग में रखना है। संधि एक नियमों का समूह है। संधि इज ग्रुप ऑफ रूल्स, ठीक है ना। संधि एक नियमों का समूह है और सारे नियम एक साथ याद रखने पड़ते हैं। ऑल ऑफ रूल्स, है ना, सारे नियम आपको एक साथ टुगेदर, है ना, सारे साथ में नियम याद रखने पड़ते हैं। और हम आपको ऐसा तरीका सिखाएंगे कि सारी संधियां एक साथ याद हो जाएगी। क्लियर बात। अब देखिए, संधि के लिए वर्णमाला का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है ना। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन और 13 स्वर के अलावा हलंत का ज्ञान होना चाहिए, विसर्ग का ज्ञान होना चाहिए और अनुस्वार का ज्ञान होना चाहिए। ये तो सभी को है, सभी को नहीं है तो हमारे चैनल पर वर्णमाला नाम का टॉपिक बना हुआ है और उसको आप जाकर देख सकते हैं। 2-3 वीडियो है या 2 है, जो भी जितने भी है वर्णमाला आप पढ़ सकते हो। सारे टॉपिक हमारे चैनल पर समझाए हुए हैं। तो यहाँ आपको ये 2 चीज याद रखनी है। पहला तो है साइन इज ग्रुप ऑफ रूल्स, संधि एक नियमों का समूह है। और संधि में किसकी जरूरत रहेगी आपको? स्वर और व्यंजन की। अब देखिए, संधि तो एक ही है, उसे समझने के लिए 3 भाग किए हैं तथा तीनों प्रकारों के और प्रकार संधि को और अधिक गहराई से समझने के लिए बनाए गए हैं। दूसरा नोट्स, अब यहां जो बात बता रही है संधि का अर्थ,
देखिए बहुत जगह अपनी अपनी झाड़ते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं गहराई से, ये होता है वो होता है। हम आपको जो परीक्षा में क्या पूछा जाएगा वो आपके राइट हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि संधि क्या है, वो चीज बता रहे हैं। तो संधि का अर्थ है जुड़ना, ठीक है ना। किसका जुड़ना? अक्षरों का जुड़ना, न कि शब्दों का। ये बात बहुत बड़ी है, ठीक है ना। संधि में अक्षर जुड़ते हैं, अक्षर समझते हो, स्वर और व्यंजन, न कि शब्दों का। शब्द नहीं जुड़ते हैं संधि में, अक्षर जुड़ते हैं। बात समझ में आ गई? 3 बात बता दी मैंने, 2 पिछले नोट्स में और तीसरी ये। और पिछले वाले आपको याद नहीं है तो वीडियो रिपीट करके देख लो। यहाँ कोई अपनी क्लास में थोड़ी पढ़ा रहे हैं जो कि एक बार पढ़ा दिया दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। इस वीडियो को आप 10 बार देख सकते हो। अब देखिए संधि और समास में डिफरेंट किया है, जरूरी है। समास का अर्थ है पास में बैठना, सम आस, आस का मतलब आसन लगाना। समास का मतलब होता है पास में बैठना, यानी शब्दों का जुड़ना, अक्षरों का जुड़ना संधि में। समझ में आ रहा है? शब्दों का जुड़ना समास में या पास में बैठना। शब्द, एक शब्द दूसरे शब्द के पास में बैठता है, समास हो जाता है। एक अक्षर दूसरे, है ना, 2 अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। 2 अक्षरों से के मेल से जो बनता है उसे विकार कहते हैं, और विकार, है ना, तो 2 अक्षरों के मेल से जो विकार होता है वो संधि होता है। वो बात आज समझ में आई आपको? परिभाषा रटने से कुछ नहीं होता है, उस परिभाषा को समझो तब जाके समझ में आता है। अब देखिए संधि के 3 प्रकार क्यों और कौन से, व्हाई एंड विच वन। अब आप ध्यान से देखें, स्वर संधि, तीनों संधियां साथ में समझ में आ रही है, ठीक है ना। स्वर प्लस स्वर, जैसे उदाहरण के लिए यहां पर, यहां क्या है, हिम, मैं के अंदर अ की मात्रा है और इधर आ है, यहां समझाया हुआ है। मैं के अंदर आ कैसे है, मैं हलंत हुआ, अंदर से अ निकला, और आ ले वाला, तो ले अलग हो गया, ठीक है ना। अ प्लस अ क्या है, स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू स्वर संधि। अब आपको समझ में आया स्वर कैसे मिलते हैं, अक्षर कैसे मिलते हैं। स्वर अक्षर है, व्यंजन अक्षर है, तो यहां अक्षर मिलते हैं। हिम और आलय नहीं मिलता है, अ और आ मिलता है। समझ में आया? तो ये होता है संधि। फिर आता है व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन। तो यहां पर जगत, तय के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए यह व्यंजन है, और इधर ई है, तो त व्यंजन और ई स्वर, ये मिलकर के क्या बना, जगत प्लस ई। यहां ये जो मिल रहा है ये अक्षर मिल रहे हैं, इसलिए संधि है। अब कौन सी संधि है, यहां पर व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि है, जगदीश बन गया। कैसे बना, आगे प्रकार में आपको डिटेल से समझाएंगे। यहां पर सत प्लस चित, तो यहां प्रथम पद के लास्ट में त, और द्वितीय पद के शुरुआत में ई नहीं है, च है पहले, फिर ई है। तो यह स और त, फिर च आधा किया, अंदर से ई इधर ले जाए, तो त और च मिल रहे हैं, त और च मिल रहे हैं, तो सचित बना। कैसे बना, प्रोसेस आगे प्रकार में बताएंगे। यहां तो केवल आपको समझा रहे हैं कि व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन, तो व्यंजन संधि। अब आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में स्वर सहित विसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी हो। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, लेकिन स्वर में दोनों स्वर प्योर होने चाहिए, ठीक है ना। 6-7 नियम हो गए हैं। यहाँ स्वर सहित विसर्ग होना चाहिए, क्योंकि व्यंजन के साथ में विसर्ग टिकता नहीं है, इसलिए यहां पर देखिए मन है प्लस हर, तो यहां पर विसर्ग है। विसर्ग से जस्ट पहले क्या है, न नहीं है, न के अंदर वाला अ गिनो, अक्षरों की गिनती होती है, अ के साथ विसर्ग है, यानी स्वर सहित विसर्ग है। स्वर कितने हैं, 13, तो उन 13 स्वरों के बाद में कोई भी स्वर के बाद में विसर्ग आ जाए और उसके बाद में व्यंजन या स्वर, तो यहां पहले व्यंजन लिखा है, यहां म न हलंत किया, और यहां देखो अ क्या है, स्वर, उसके बाद में विसर्ग, फिर ह र, ठीक है ना। मनोहर बना, कैसे बना, उत्व विसर्ग संधि में समझेंगे।
लेकिन यहां अपन को ये प्रोसेस पता है कि स्वर सहित विसर्ग, तो यहां विसर्ग संधि होगी। अब देखिए यहां पर नी के बाद में विसर्ग है, तो ये न के बाद विसर्ग है या ई के बाद है? ई के बाद है, क्योंकि पहले न फिर ई फिर विसर्ग, तो ई और विसर्ग है। यहां पर ई और विसर्ग है, नहीं यहां पे लिख दिया ई विसर्ग प्लस आ, तो बाद में क्या है? स्वर है, बाद में क्या है? व्यंजन, नो प्रॉब्लम। लेकिन विसर्ग से पहले स्वर आना चाहिए, तो निराधार बना इसका, तो कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। इन तीनों का निचोड़ में आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन को इसकी महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि प्लस से पहले स्वर है, स्वर संधि, प्लस से पहले व्यंजन है, व्यंजन संधि, प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग संधि। कितनी मार्के की बात है, जिसको पता था अच्छी बात है। ऐसे ऐसी कई बातें आपको छोटी छोटी बातें संधि में याद करवाएंगे। तो यहां प्लस से पहले स्वर है, स्वर संधि, प्लस से पहले व्यंजन है, व्यंजन संधि, और प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग संधि। बाद में चाहे कुछ भी हो, अगर प्लस से पहले स्वर होगा तो प्लस के बाद में स्वर होगा ही होगा, और प्लस से पहले व्यंजन है तो बाद में स्वर हो व्यंजन हो, नो प्रॉब्लम, वो याद रखना ही नहीं। और प्लस से पहले विसर्ग है तो उसके बाद में स्वर हो व्यंजन हो, याद रखना ही नहीं। तो याद क्या रखना है? याद इतना ही रखना है कि प्लस से पहले स्वर है, स्वर संधि, प्लस से पहले व्यंजन है, व्यंजन संधि, प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग संधि। अब आपको तीनों संधि साथ में समझाइए कि उसकी पहचान क्या है, कैसे आप रखोगे, तो आपको पता चला। अब हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे आगे के नोट्स में कि अगर ये तो प्लस किया हुआ है तब पता चल रहा है, प्लस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, वो भी हम आपको आगे पीडीएफ में बताएंगे। लेकिन अभी वो भारी पड़ जाएगा, पूरा पढ़ने के बाद में हम आपको बताएंगे कि अगर हिमालय में कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर प्लस स्वर प्लस स्वर है या व्यंजन प्लस व्यंजन है ना। जगदीश में कैसा पता चलेगा, दी बड़ी है, दीर्घ संधि हो सकती है, तो वो चीज आपको आगे समझाएंगे तो आपके सरल हो जाएगा। अब संधि में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान से याद रखना। 8-10 नियम हो गए। अगला नियम, संधि में 2 पद होते हैं, ऐसा याद रखना है, ठीक है ना। आप इस नॉर्मल समाज समझना, आगे ऐसा शब्द बताऊंगा जिसमें 3 शब्द होंगे, 3 पद होंगे। पद का मतलब शब्द होता है, ठीक है ना। जैसे हिम प्लस आलय, तो यहां पर हिम पहला पद है, आलय दूसरा पद है। पद का मतलब शब्द, ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, ठीक है ना। जो शब्द रूप और धातु रूप का होता है उसे पद कहते हैं। और हिंदी के दृष्टिकोण से जो व्याकरण के संधि समास आदि पढ़े जाते हैं उनके अंदर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द है पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये संधि में पढ़े जाते हैं, इसलिए ये पद है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ठीक है ना। संधि में 2 पद होते हैं, पहला पद और द्वितीय पद। यहाँ हिम प्रथम पद है तथा आलय द्वितीय पद है, पूरी बात लिखी हुई है। अब संधि में सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों पदों के सभी अक्षरों में से, सभी अक्षर कौन से? ह, ई, म, अ। यहाँ पर 4 अक्षर है, आ, ल, अ, य, अ, तो यहाँ पर 5 अक्षर है। इन 4 और 5 9 अक्षरों में से, ये बात बताए, दोनों पदों के सभी अक्षरों में से प्रथम पद का अंतिम अक्षर है, क्योंकि इसके आधार पर तीनों संधियों का नाम पड़ा है, ठीक है ना। अब संधि में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दोनों पदों के सभी अक्षरों में से प्रथम पद का अंतिम अक्षर महत्वपूर्ण है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्वर संधि पढ़ोगे, स्वर संधि के प्रकार पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, प्रथम पद का अंतिम अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ी बात बताई मैंने, एक एक बात माइंड में रखना। अभी संधि कॉमन बात चल रही है, कॉमन बातों को पता चलेगा तो आपको संधि के प्रकार और उसके उप प्रकार आपको बेसिकली याद हो जाएंगे। तो यहाँ प्रथम पद का अंतिम अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ प्रथम पद का अंतिम अक्षर सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसके आधार पर तीनों संधियों का नाम पड़ा है। अब अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर है तो स्वर संधि, व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग है तो विसर्ग संधि। सारा खेल प्लस से पहले वाले अक्षर पर ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां इस पीडीएफ में तीसरे नोट्स में तीनों संधियों के कॉमन नियम बताए जा रहे हैं, तीनों संधियों के कॉमन नियम।
यहाँ पर 4 बातें, 4 नियम है, और भी हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों संधियों में जो कॉमन बात होती है वो आपको याद रखनी है। पहली बात देख लीजिए, संधि में हमेशा 2 पद होते हैं, ठीक है ना। संधि में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। मैंने अभी पीछे बताया था ना, पीछे वाले नोट्स में। तो वो 2 कैसे हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं। हरि प्लस ईस, तो हरि क्या है? प्रथम पद है। ईस क्या है? द्वितीय पद है। शब्द क्या बना? हरीश। अब ये एक शब्द है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को तोड़ेंगे तो सत प्लस चित्त प्लस आनंद। तो आप तो कह रहे थे ना 2 ही पद होते हैं, इसमें तो 3 पद है, लेकिन ये 3 पद नहीं है। यहाँ पर संधि 2 है। प्लस, पहला प्लस पहली संधि, दूसरा प्लस दूसरी संधि। अब पहली संधि में ये और ये पहला पद है, देखिए ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद, ठीक है ना, सत और चित्त, ठीक है ना। ये आपकी सचुत्व संधि, व्यंजन संधि है। तो यहाँ ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद। अब चित्त और आनंद यहाँ पर जस्त्व संधि है, ठीक है ना। चित्त और आनंद के बीच में जस्त्व संधि है, तो यहाँ संधि अलग है, यहाँ संधि अलग है, तो 3 पद कहां से हो गए? इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। भैंस का ऊंट से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ प्रथम पद है, यहाँ द्वितीय पद है, ये आपकी सचुत्व संधि। अब ये जो द्वितीय पद है ना, ये यहाँ प्रथम पद बन गया अगली वाली संधि में, और ये द्वितीय पद बन गया। प्रथम पद और द्वितीय पद क्या बन गया? सच्चिदानंद। आया बात समझ में? क्या समझ में आया? पहला नियम, सारे नियम माइंड में रखना और एक बार बच्चों को पढ़ा देना आप लोग, ठीक है ना। नियम सीख करके पढ़ाना, पढ़ाने से आपका स्ट्रांग हो जाएगा पूरा, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा नियम, संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर व द्वितीय पद के प्रथम अक्षर के बीच ही होती है। ये बात दोबारा पढ़ो, प्रथम पद के अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर के बीच में ही होती है, बाकी किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आया? जैसे यहां पर सम और 4, मैंने यहां पर लिखा सम, मैं हलंत लिखा, और यहां पर 4 के अंदर देखो चै तो लिखा रेड पेन से, और चै के आ की मात्रा है ब्लू पेन से, यानी यहां पर चै ही आएगा। 4 के अंदर क्या है? द्वितीय पद का प्रथम अक्षर चै है, आ नहीं है। यहां पर देखिए सम, और यहां पर देखिए हरि के अंदर प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है? री। री नहीं है पगलों, रे के बाद में ई जुड़ा हुआ छोटा, वो प्रथम पद का अंतिम अक्षर है। ऐसे संधि पढ़ी जाती है, रे और ई। देखो ह अ र ई, इस तरीके से आपको एक शब्द लिख करके समझा देते हैं। अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा धैर्य रखो, सिर्फ 2 मिनट में। यह है आपका वर्ण विच्छेद। संधि में वर्ण विच्छेद आना बहुत जरूरी है। ये शब्द है आपका कृष्ण, ठीक है ना। तो ये क री श, तो ये क ऐसे होता है हलंत, फिर अंदर से री निकला तो ये क्री, ठीक है ना। और ये स आता है तो इसको यहाँ पर आधा लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा है कृषि, तो क और री तो ऐसा कैसे लिख दिया? क अंदर री आ गया, और ये स षटकोण, फिर अंदर ई की मात्रा आ गया। समझ में? ये स के अंदर ई की मात्रा है तो स के बाद में है, ये दोनों मिलकर के ये शी बना। फिर गई, गई के अंदर ये ई है ना, ये स्वतंत्र है, तो ग के अंदर क्या है? ग के अंदर अ है, फिर ई के अंदर कुछ नहीं है, तो अंतिम अक्षर क्या है? ई। हरि के अंदर देखो अभी शब्द आया था, ह के अंदर ह और अ, ह फिर र और ई छोटा वाला, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, तो र और ई। तो यहाँ पर बाद में कौन है? र है या ई? दिखता क्या है? अ, लेकिन वास्तव में बाद में क्या है? ई, इसलिए यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या है? ई। तो उसके अंदर ही आपकी संधि होगी। किसके बाद? यहां प्रथम पद का अंतिम अक्षर आपको देखिए। दूसरा नियम आपको क्या सीखना है? संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर व द्वितीय पद के प्रथम अक्षर के बीच ही होती है, मतलब बस यही होती है, बाकी कहीं नहीं होती है। सम प्लस 4 में यहां पर आपने देख लिया। तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलकर के जो बनता है उसे क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। प्रथम पद का अंतिम अक्षर ये ई, और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ये, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ये ई, ये छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के जो बनेगा, ये बड़ी ई बना है, उसे क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। विकार 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ चेंज? विकार के कितने प्रकार हैं? 3। देखिए, प्रथम पद का अंतिम अक्षर व द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलकर के तीसरा बनता है
इसे एकादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? एक आदेश कहते हैं। ठीक है ना, एक ही आदेश होता है। जैसे अ के साथ ई जुड़ा तो ए बना। ए क्या है? एक आदेश है, दोनों का मिलकर के एक आदेश। एक आदेश धन प्लस इच्छा, धनेच्छा, यहाँ पर ए पड़ा है, वो क्या है? तीसरा बनता है, वो विकार है। विकार यहाँ पर पहले प्रकार का विकार हो गया एक आदेश। अब दूसरा देखिए, प्रथम पद के अंतिम अक्षर के कारण द्वितीय पद का प्रथम अक्षर बदल जाता है। यहाँ पर अंतिम नहीं है, प्रथम पद है, कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ प्रथम पद के अंतिम अक्षर के कारण द्वितीय पद का प्रथम अक्षर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ये चेंजिंग हो जाएगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, इसे आदेश कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? आदेश। द्वितीय पद का प्रथम, जैसे क के साथ ह जुड़ा, ध्यान से देखो, तो क के साथ ह जुड़ा तो क तो वैसा का वैसा है, क है की जगह घ बन गया। है की जगह क्या बन गया? घ। जब ये घ बना तो फिर ये क ग बन गया, वो चीज अलग है, ये चेंजिंग अलग है। लेकिन पहले कौन सा बना? ये घ ह क्या बन गया? घ बन गया। द्वितीय पद चेंज हो गया, प्रथम पद के कारण द्वितीय पद चेंज हो गया। तो प्रथम पद के कारण द्वितीय पद चेंज हो गया, क का क्या बन गया? यह का घ बन गया। ठीक है ना, वाक प्लस हरि वाक हरि। हालांकि यहाँ पर क का भी ग बना दिया इसने, बनने के बाद में ये ग बन गया, जस्ट व संधि से ये बन गया। अब आपको ऐसे भारी लग रहा होगा कहाँ क्या कैसे होता है, आगे जब संधि पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अभी तो मैं केवल आपको रूल्स समझा रहा हूं। तो पहला विकार क्या है? दोनों मिलके एक बनता है। दूसरा विकार क्या है? पहले के कारण दूसरा बनता है। अब तीसरा क्या है? दूसरे के कारण पहला बनता है। द्वितीय पद के प्रथम अक्षर के कारण, है ना, इसके कारण, द्वितीय पद के प्रथम अक्षर के कारण प्रथम पद का अंतिम अक्षर बदल जाता है, इसे भी आदेश कहते हैं। ठीक है ना, जैसे त के बाद में स्वर आया तो त का क्या बन गया? ड बन गया। तो स्वर तो ऐसा कैसा रहा ना, स्वर के कुछ नहीं बिगड़ा, पहला चेंज हुआ। तो यहाँ पर जगत प्लस ईस, तो तय का द बन गया ई के कारण, फिर जगदीश पूरा बन गया। आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर विकार तीन पर, पहली बात है संधि में दो पद होते हैं। दूसरी बात है कि संधि हमेशा प्रथम पद, संधि हमेशा दो पद होते हैं, प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर के बीच में ही संधि होती है, दो अक्षरों के बीच में संधि होती है। और तीसरा है कि विकार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना, जो मिलता है वो विकार होता है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलकर के जो बनता है उसे विकार कहते हैं। और विकार तीन प्रकार के होते हैं, पहला है दोनों मिलकर तीसरा बनता है, और दूसरा है पहले के कारण दूसरा चेंज होता है, तीसरा है दूसरे के कारण पहला चेंज होता है। ये चेंज को हिंदी में विकार कहते हैं, विकार को इंग्लिश में चेंज कहते हैं, जिसको परिवर्तन कहते हैं ना, दो अक्षरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को परिवर्तन कहो, विकार कहो, चेंज कहो, है ना। अब चौथा नियम, अंतिम नियम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विकार हमेशा, अब जो भी विकार बनेगा वो कहां क्या होगा? प्रथम पद के अंतिम अक्षर में जुड़ता है तथा संधि शब्द में मिलता है। तथा संधि शब्द जैसे ये वाग्घरी, ये संधि शब्द है, ये विच्छेद शब्द है। ठीक है ना, विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर में ही जुड़ता है तथा संधि शब्द में मिलता है। ठीक है ना, संधि शब्द में मिलता है। ये संधि शब्द है ना, इसमें विकार मिलेगा, इसमें विकार नहीं मिलेगा। विच्छेद में विकार नहीं मिलेगा, विकार कहां मिलेगा? संधि शब्द में। सच्चिदानंद में विकार मिलेगा, सत्य चित्त आनंद में विकार नहीं मिलेगा। हरि प्लस इसमें विकार नहीं मिलेगा, हरीश में विकार मिलेगा। ये बड़ा ई विकार है। तो विकार जो भी बनता है, जो भी चेंजिंग होता है, वो किसमें? प्रथम पद के अंतिम अक्षर में जुड़ता है तथा विकार संधि शब्द में मिलता है। जैसे यहाँ देखो, परोपकार, परोपकार में रे के ओ की मात्रा मैंने ब्लू पेन से की है, जिससे आपको समझ में आया कि ये क्या है? विकार है। लेकिन ये विकार बना किनसे? पर रे के अंदर ए की मात्रा है, वो क्या है? उससे संधि करेंगे। और उपकार में उ, तो अ और उ मिलकर के ओ बना। कैसे बना? पर का रे का अ निकाला, उपकार का उ निकाला, अ और उ मिलकर के पर एज इट इज लिख दिया, और ओ इसका ओ लिख दिया, ये विकार बन गया पकार। ऐसा कैसा? यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होता है, चेंज हमेशा प्लस के पास वाले अक्षरों के बीच में होता है, बाकी कहीं पर भी चेंज नहीं करना अपने को। और जितना बड़ा शब्द होता है डरना ही नहीं, है ना। उपकार से नहीं डरना, ऊ से डरना है।
और पर से नहीं डरना। इधर क्या है, प्लस से जस्ट पहले उसके और उसके बीच में रूल्स अलाउ होते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। ओ बन गया, ओ हमेशा किसके अंदर, प्रथम पद के अंतिम अक्षर र के अंदर। विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर के साथ, र के साथ जुड़ा तो र का रो बन गया, परोपकार। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है ना तो वीडियो दोबारा देख लो। अब हम आपको यहाँ ये चीज बता रहे हैं कि संधि की पहचान कैसे करेंगे, पता कैसे चलेंगे और उस संधि का नाम कैसे रखेंगे, ठीक है ना। हालांकि इसके बाद में हम जो स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ेंगे वहां पर ये चीज आपकी गहराई से समझ में आएगी, लेकिन यहाँ आपको तरीका समझ में आ जाएगा। तीनों संधियों का नामकरण एवं पहचान। तो यहाँ पर नामकरण मतलब कौन सी संधि है वो यहाँ पर पता चलेगा। जैसे संधि विच्छेद में या संधि युक्त शब्द में, ठीक है ना। विच्छेद में पता कैसे करेंगे और संधि युक्त शब्द में कैसा पता करेंगे उसको यहां बता रहे हैं। संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद शब्दों में अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर हो तो स्वर संधि। जैसे दीप प्लस आकार, तो दीप के अंदर अ की मात्रा है मतलब स्वर संधि। तीनों संधियों की पहचान कर रहे हैं अभी तक। नामकरण ये स्वर संधि होगी। अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन हो यानी कि हलंत हो तो व्यंजन संधि होगी। मत प्लस शिर है तो त हलंत है मतलब व्यंजन संधि है, ठीक है ना। ये संधि का नाम पड़ गया और पहचान हो गई कि ये व्यंजन संधि है। अब अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर युक्त विसर्ग हो तो विसर्ग संधि होगी। यस है प्लस दा तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग संधि। ये बात हमने पहले भी बोली थी। अब यहाँ जो बात बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें। यहां आपको क्या बात बताई जा रही है, संधि युक्त शब्द में कैसे पता करेंगे। संधि युक्त होने पर यह कार्य संधि ज्ञान पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब होता है, ये वरना संधि युक्त शब्द में पता नहीं चलता है। इसके लिए तीनों संधियों के विकारों की जानकारी होनी चाहिए। तीनों संधियों के विकार है उनको रखना पड़ेगा। कौन सी संधि में कितने विकार होते हैं, दीर्घ संधि में कितने, गुण में कितने हैं, वो आपको आगे आगे के वीडियो में बताएंगे। अभी ये संधि का पार्ट 1 भाग 1 इसके बाद में एंड करेंगे और उसके बाद में जो पार्ट 2 है उसमें आपको सारी चीजें और गहराई से बताएंगे। आगे से आगे पार्ट आपके बढ़ते रहेंगे और संधि पूर्णता की ओर चली जाएगी। तो यह कार्य संधि ज्ञान पूर्ण होने पर आपको संधि युक्त शब्द में पता चलेगा कि कौन सी संधि है। और इसके लिए तीनों संधियों के विकारों की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। विकार संधि युक्त शब्द में पाए जाते हैं जो विभिन्न नियमों से बनते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में यहाँ पर कुछ शब्द मैंने दिए हैं। जैसे धनादेश है तो इसमें आ आपका क्या है, विकार है। कपीस में बड़ी ई क्या है, विकार है। रमेश में ए क्या है, विकार है। तथे में यहाँ पर आई की मात्रा विकार है। प्रत्युत्तर में ये जो यह है ऊ नहीं, यह क्या है, विकार है। नायक में न का आ और यह के डंडी है वो हमने नहीं की है क्योंकि अ यहाँ पर नहीं है। ना का आ है और यह का यह है अ नहीं है तो ये आय है। और ये पावक के अंदर प आ है, डंडी है, ये रेड पेन से की है और वह रेड पेन से है लेकिन वह की डंडी क्या की है, ब्लू पेन से। मतलब यहाँ पर आव, आय और आव वह हलंत होगा तभी जाकर के आपके ये विकार है। ऐसे विकार का पता लगाना है फिर संधि का नाम पता करना है, ठीक है ना। यहाँ पर व्यंजन संधि में जगदीश में देखो द रेड पेन से है और द की ई की मात्रा है वो ब्लू पेन से है। उसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर द विकार है। संचित में ये च आधा च आपके रेड पेन से, इसका मतलब वो विकार है। उत्पत्ति में ये त आधा त है, ये क्या है, विकार है आपकी। तट्टिका में ऊपर वाला ट आधा ट है और ये पूरा ट है। इस ट के अंदर ई की मात्रा है तो ये आधा ट आपके विकार है। मंजू में ये जो ये है च छ ज झ ये आपके आधा है, ये विकार है। संचार में देखिए ये अनुस्वार आपके विकार है, ठीक है ना। वाक्घरी में ये आधा ग और घ दोनों क्या है, विकार है। समझ में आया कि नहीं आया। अब विसर्ग संधि में ये आधा स आधा स आधा स आधा स और ये मनोहर में देखिए न के आ की डंडी तो क्या है, ब्लू पेन से, लेकिन जो ऊपर मात्रा है वो क्या है, ओ की मात्रा, वो आपके विकार है। ये उत्व विसर्ग संधि है। बहिराक्रमण के अंदर ये र आपका है, आधा र वो विकार है और उसके अंदर आ की मात्रा वो विकार नहीं है। ये हमने बहुत बड़ी गहरी बात आपको बता दी है। तो यहाँ क्या निचोड़ है, यहाँ निचोड़ ये है कि संधि विच्छेद होने पर तो आपको क्या करना है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर के आधार पर आपको पता लगा लेना है कि संधि कौन सी है और संधि का नाम क्या है।
और संधि युक्त शब्द होने पर उसमें विकार का पता लगाना है, और विकार आपको आगे के पार्ट्स में हम बता देंगे कि कौन सी संधि में कितने विकार होते हैं और वो कैसे डिवाइड होते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा, वरना आपको संधि बस की बात नहीं रहेगी। विकार, प्रत्येक संधि के अंदर कितनी संधि है, स्वर संधि में कितनी संधि है, प्रत्येक के कितने विकार हैं और वो कैसे बनते हैं, वो सारे आगे की पीडीएफ में आपको बताते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने मित्रों को बताइए, नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे संस्कृत व्याकरण कक्षा 6ठी से 10वीं पाठ्य पुस्तक एवं व्याकरण तथा रीड संस्कृत की तैयारी है तो हमारे चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ जितने भी टॉपिक दिए, देखो प्रथम भाग में वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, संधि और अव्यय, इसको हमने इस भाग में क्यों रखा, शब्द रूप धातु रूप को यहाँ क्यों रखा, समास कारक प्रत्यय वाच्य यहाँ क्यों रखा, पुरुष वचन लिंग विभक्ति विशेषण विशेष्य उपसर्ग है ना, ये यहाँ क्यों रखा, और संवाद, अनुच्छेद, कथा, पत्र लेखन, प्राप्त पत्र, कथा, क्रम, संयोजन, अनुवाद, गद्यांश, पद्यांश, पाठ्य पुस्तक, अशुद्धि, संशोधन, अनुवाद लेखन यहाँ पर क्यों रखा, और छंद वगैरह तो वो अलग ही है। तो इस तरीके से हमने जो ये बनाया है, ये हमारे चैनल पर पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। आपको क्या करना है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। अगर 6ठी 7वीं 8वीं के हो तो वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक कक्षा की 2 प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। जैसे 6ठी कक्षा 6 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, कक्षा 6 संस्कृत व्याकरण और रीड संस्कृत की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, ठीक है ना। तो वहां रीड संस्कृत की जो प्लेलिस्ट है उसमें चारों पेपर है, और उसके अलावा फर्स्ट लेवल फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत, फर्स्ट लेवल सेकंड लैंग्वेज संस्कृत, सेकंड लेवल सेकंड लैंग्वेज संस्कृत, सेकंड लेवल फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत, इस तरीके से 4 वहां पर और बनी हुई है। तो आप अपना पूरा का पूरा कोर्स बिना किसी पैसे के निःशुल्क यहां पर कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। अगला वीडियो जरूर देखना। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।